हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉवरेन आईएएस। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्री के बारे में, कुछ एमएसएमई और लेबर कोड क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ स्कीम्स जो हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद साथ ही साथ हम करेंगे इस टॉपिक से जितने भी पीवाईक्यू आए हैं 2010 से लेकर 2025 के बीच में, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो हम कर रहे हैं इकोनॉमी, और इकोनॉमी का आज डे 10 है। ऑलराइट, तो जो पहली बार आए हैं मैं उनको बता दूं कि हम एक यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए कोर्स चला रहे हैं, जिसमें हम कर रहे हैं पूरा सब्जेक्ट हम डिटेल वाइज कवर कर रहे हैं विथ पीवाईक्यू इंटीग्रेटेड इन इट। तो आज ये 10वां दिन है और मैं टॉपिक से शेड्यूल से 3 दिन पीछे चल रहा हूँ, तो 3 दिन की वीडियो अभी भी आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो इससे पहले जो अगर आप पहली बार आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, सारे टेलीग्राम के ग्रुप वहाँ पे है और उस चैनल पे सारी पीडीएफ प्रोवाइड होती है, डेली टारगेट प्रोवाइड होता है। और इससे पहले जो हमने टॉपिक्स कवर कर रखे हैं वो कवर कर रखा है पॉलिटी के बाद हमने हिस्ट्री कवर कर लिया है। हिस्ट्री में हमने तीनों पार्ट कवर किया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ज्योग्राफी भी हमने कवर कर लिया है। ज्योग्राफी में हमने पहले किया था फिजिकल ज्योग्राफी, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद हमने किया इंडियन ज्योग्राफी और उसके बाद हमने किया यूपी स्पेशल की ज्योग्राफी। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था इन्वायरमेंट में हमने 3 लेक्चर कर लिए हैं, बाकी के लेक्चर सितंबर महीने में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था साइंस के भी लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 10 लेक्चर हो चुके हैं, उसके 2 लेक्चर बचे हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। और हम कर रहे हैं इकोनॉमी इस महीने एंड हो जाएगी और हम 1 सितंबर से, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो 1 सितंबर से हम करंट अफेयर का सेशन करेंगे लाइव, वो भी रात को 9 बजे। शेड्यूल ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम 1 सितंबर से रिवीजन सेशन अपना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। ऑलराइट, तो आइए, तो टारगेट के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये पिछले महीने का टारगेट है। तो मैं ये जो टारगेट है डे 10 का, इसमें हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एमएसएमई, मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम, लेबर रिफॉर्म्स और कुछ डिसइन्वेस्टमेंट और पीएसयू। डिसइन्वेस्टमेंट हमने पढ़ रखा है, दीपम हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आज हम सीखने वाले हैं वो हम सीखेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी का इवोल्यूशन। 1948 में क्या था, 1956 में राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस, 1977 में, फिर 1991 का जो एलपीजी रिफॉर्म था, डी लाइसेंसिंग वाला, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अगर आप न्यूज़पेपर डेली फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि हर 3 महीने में एक आता है कि क्या हो गया है कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आईआईपी का जो प्रोडक्शन है वो इस महीने बहुत ज़्यादा रहा, इस महीने कम रहा। ऑलराइट, इसका जो पहले बेस ईयर था वो था 2011 से 12, बस अब बेस ईयर अब चेंज हो गया, 2022, 21-22 हो चुका है। राइट, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैं करंट अफेयर में कवर करने वाला हूँ। ऑलराइट, ओके। फिर एमएसएमई के सेक्टर, स्मॉल स्केल रिफॉर्म्स, जैसे 2020 की डेफिनेशन के हिसाब से एमएसएमई की क्या डेफिनेशन है, उद्यमी हेल्पलाइन, ये पीवाईक्यू है। मुद्रा योजना, फिर कमेटी क्रोनोलॉजी, कुछ कमेटी बनी थी उनकी क्रोनोलॉजी पूछा गया है। फिर मेक इन इंडिया, पीएलआई एंड स्टार्टअप्स 2014 में लॉन्च हुए थे। 4 पिलर हैं पीएलआई के, 14 सेक्टर्स कवर करता है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। फिर बात करते हैं सीपीएससी और डिसइन्वेस्टमेंट की, महारत्न कंपनीज, नवरत्न कंपनीज, मिनी रत्न की क्राइटेरिया क्या है, दीपम, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो ये वाला जो डिसइन्वेस्टमेंट है ये तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, फिर लेबर रिफॉर्म और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, 4 लेबर कोड जो अभी आए थे, जो अभी लागू हो गए हैं, उसके बाद इससे पीवाईक्यू हम करने वाले हैं। तो हमारी जो इंडस्ट्री है, अगर हम बात करें इंडस्ट्री जो हमारी है, तो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होगा, बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा, तो हम क्या करेंगे, बहुत अच्छा कंज्यूम करेंगे और बहुत अच्छा हम एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फॉरेक्स आएगा। ठीक है, फॉरेक्स कितना इंपॉर्टेंट है, अगर इस इकोनॉमी के लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा। अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, बूम करेगी, यानी कि क्या होगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, तो प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है इंडस्ट्री में, और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इसलिए ज़रूरी होता है, एक तो हमारे लिए भी और एक्सपोर्ट के लिए भी, कि हम एक्सपोर्ट करेंगे चीज़ें तो हमारे पास धन आएगा। अगर हमारा प्रोडक्शन कम होता है जिस महीने, तो हमारा प्रोडक्शन क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, तो हमारी जो जीडीपी है उस हिसाब से वो थोड़ी कम होती है। जैसे हमारी जो जीडीपी थी वो माइनस में चली गई थी, कब, कोविड के टाइम पे। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन था वो ऑलमोस्ट जीरो था, हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे भाई, डिमांड ही नहीं थी, कंज्यूम ही नहीं कर रहे थे। हम अपनी इंडिया की बात करें, एक्सपोर्ट भी कहाँ करें, पूरा मार्केट बंद है, पूरी दुनिया बंद है, तो हम एक्सपोर्ट भी कहाँ कर पाएंगे।
ठीक है। तो उस टाइम पे ये सिचुएशन थी और उस टाइम पे लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा कॉशियस हो गए, और उसके बाद भी लोग बहुत ज़्यादा कॉशियस हो गए। तो उसमें हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा लोग कॉशियस हो गए, तो लोग स्पेंड नहीं कर रहे थे, पैसा खर्च नहीं कर रहे थे, अपने आप दबा के रख रहे थे कि हम खर्च नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हम खर्च करेंगे, बाद में कोई और बीमारी आ गई, कुछ और आ गया, तो हम क्या कर पाएंगे, हमारे पास नहीं होगा कि हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो हमने बैंकिंग सेक्टर में पढ़ा था कि रेपो रेट जो है वो बैंक ने कम कर दिए थे। कब? राइट आफ्टर कोविड। क्यों? क्योंकि लोगों को पास अगर पैसा लोन कम अमाउंट में मिलेगा, कम रेट पे मिलेगा, तो लोग पैसा लोन लेंगे, फिर खर्च करेंगे, तो ये जो प्रोडक्शन होगा वो कंजप्शन बढ़ेगा तो ये प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जीडीपी वाले से में भी एक कनेक्ट करेंगे जब हम इकोनॉमिक्स में आएंगे 11th लेक्चर पे। ऑलराइट, तो ये रीज़न है। तो हमारे इंडस्ट्री का होना, हमारे इंडिया में इंडस्ट्री का होना, इंडस्ट्री का ग्रोथ होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसी की बात हम करने वाले हैं। तो इस इंडस्ट्री में कितने जो पार्ट आते हैं वो आती हैं, कुछ पॉलिसीज आई थी, फिर इंडेक्स इस पे बनाया जाता है। ठीक है, इस पे एक इंडेक्स बनाया जाता है जिससे इसको मेज़र किया जाता है। ऑलराइट, तो थोड़ी सी बेसिक हम बात देखते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है और कुछ कोर इंडस्ट्रीज जो है वो क्या है, कि इनका होना ज़रूरी है और ये प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इसेंशियल फॉर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इकोनॉमी। इंडियाज इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्रेमवर्क वॉज इवॉल्व थ्रू की लैंडमार्क रेजोल्यूशन। जो इंडिया की लैंडमार्क पॉलिसी है वो राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत बार चेंज हुई है, जैसे 4 बार। राइट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसमें हम बात कर रहे थे, जिसमें बात हुई थी किसकी, इंडिया को एक मिक्स्ड इकोनॉमी के तौर पे देखा गया। राइट, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, जहाँ पे कैपिटलिस्ट भी रहते हैं और सोशलिस्ट भी। राइट, कैपिटलिस्ट का भी रोल होता है और सोशलिस्ट का भी। फॉर एग्जांपल, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, राइट, बड़ी कंपनीज हैं तो वो क्या है, वो कैपिटलिस्ट हैं। राइट, सोशलिस्ट क्या है, जैसे गवर्नमेंट की कंपनी, जैसे इंडियन रेलवे क्या है, गवर्नमेंट की कंपनी है। ठीक है, कैपिटलिस्ट में अगर हम बात करें तो जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, रिलायंस, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इनका भी हमारी इकॉनमी में होना ज़रूरी है। तो हमारी जो इकॉनमी है, इंडियन इकॉनमी है, वो इन दोनों से मिलके चलती है। ठीक है, इन दोनों से मिलके चलती है। कुछ काम कैपिटलिस्ट करता है, कुछ काम सोशलिस्ट करता है, कुछ काम गवर्नमेंट करती है। राइट, गवर्नमेंट हम कर देते हैं, इसको गवर्नमेंट करती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकॉनमी बोलते हैं। राइट, कुछ जैसे अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया क्या है, रशिया एक गवर्नमेंट वाली है। ठीक है, गवर्नमेंट वाली है, तो सब कुछ कंट्रोल किस में रहता है, गवर्नमेंट में रहता है। रशिया के पास कहाँ है, रशिया के पास पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल है। अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया तो एक क्लोज्ड इकॉनमी है, पहली बात तो बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करता है, अब धीरे धीरे करना चालू किया है। तो नॉर्थ कोरिया में भी पूरा जो कंट्रोल है वो किसके पास रहता है, गवर्नमेंट के पास रहता है। ठीक है, राइट, अगर हम यूएस की बात करें तो मोस्टली ये सब चीज़ें क्या है, कैपिटलिस्ट है वहाँ पे। ठीक है, तो ये बात है। तो इंडिया को पहली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब आई थी 1948 में, तो इंडिया को मिक्स्ड इकॉनमी डिक्लेयर किया गया और इंडस्ट्री को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, 1956 में जब फिर पॉलिसी आई तो इसमें कहा गया कि कॉल्ड द इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया। क्यों? क्योंकि ये महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड था, जिसमें 3 शेड्यूल बनाए गए। कौन कौन से? शेड्यूल ए में 17 स्टेट मोनोपोली इंडस्ट्रीज थी, और दूसरे में क्या थे, मिक्स्ड थी, 12 मिक्स्ड थी, और तीसरे में प्राइवेट सेक्टर था। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये 17 स्टेट मोनोपोली, यानी कि स्टेट की ही मोनोपोली चलेगी। ये वाली जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मोनोपोलिस्टिक वाली, फिर मिक्स्ड वाली, ये सारी चीज़ें हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। तो ये जो शेड्यूल बना था 1956 में, इसमें कहा गया कि हम इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, एक तो शेड्यूल 1 रखेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसका कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, स्टेट का कंट्रोल होगा। अगर हम एग्जांपल लें तो इंडियन रेलवे। राइट, उसके बाद हम न्यूक्लियर सेक्टर हम किसको नहीं देंगे, हम प्राइवेट प्लेयर को नहीं देंगे। ठीक है, और यही चीज़ शांति एक्ट में क्या हुई है, चेंज हुई है। ऑलराइट, इस पे बात हम करेंगे करंट अफेयर में। शेड्यूल बी में हुआ था 12 मिक्स्ड, यानी कि उसमें गवर्नमेंट भी रहेगी और कौन रहेगा, स्टेट भी रहेगा। ठीक है, गवर्नमेंट भी रहेगा और स्टेट भी रहेगा। जैसे बैंक,
ठीक है। उसके बाद हम बात करें माइनिंग की बात करें, बैंक ने न रखें। फिर रिफाइनरी, ठीक है। बैंक तो बाद में फिर क्या होता है, नेशनलाइज हो गया था। ओके, शेड्यूल सी में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्लेयर रहेंगे। कुछ होगा जो सिर्फ प्राइवेट ही करेंगे, जैसे कंघी बनाना, पहले हम कंघी कौन बनाता था, गवर्नमेंट बनाती थी, सुई बनाती थी। फिर स्कूटर, राइट, स्कूटर भी, टाइट घड़ी कौन बनाता था, गवर्नमेंट बनाती थी। लेकिन क्या हुआ, इनको अब सिर्फ प्राइवेट को दे दिया गया। तो ये कब किस मॉडल पे बेस्ड था, तो महालनोबिस मॉडल पे ये बेस्ड था। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1977 में, जिसमें बात हुई थी किसकी, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, जिसमें छोटे छोटे उद्योगों की बात की गई थी, राइट। छोटे छोटे उद्योग, जैसे कि आप कहीं पे साड़ी बना रहे हैं, होममेड, ऐसे कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ जिंदा है, आई मीन जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो वहाँ पे जिंदा है, जैसे वाराणसी की सिल्क की साड़ी, राइट, बनारसी साड़ी है। उसके बाद हम बात करें कोलकाता की साड़ी है, ठीक है, बंगाल की साड़ी है। तो ये क्या है कि इस पे फोकस दिया गया कि ये छोटे स्केल पे तो हैं, लेकिन क्या है, ये बहुत सारी चीज़ों को क्या कर दे रहे हैं, डिसेंट्रलाइज कर दे रहे हैं, राइट। रेदर देन कि एक जगह एक कोई इंसान बनाए, एक कोई फैक्ट्री बनाए, क्या हो रहा है कि थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज हो गया है, तो लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी, लोग अपना काम भी करेंगे, घर पे भी रहेंगे, सब कुछ, वो जो ट्रेडिशन है वो जिंदा रहेगा। तो इसके लिए क्या बनाया गया था, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर बनाए गए थे, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थी 1991 में, जिसको हम बहुत बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, वो आई थी एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या था, एबॉलिश इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल एक्सेप्ट 18 इंडस्ट्रीज, नाउ रिड्यूस टू 4। अब क्या हुआ, जो ये 17-18 इंडस्ट्रीज हैं, इनको अब क्या कर दिया गया, जो भी आपको लाइसेंस लेने थे वो आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आप बनाइए, राइट, आप जाके बनाइए। और सिर्फ अब 4 स्टेट के अंदर रहेगी, कौन कौन सी, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशन, डिफेंस और हैजार्डस केमिकल। ये सब चीज़ें क्या थी, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट देखेगी, बाकी की बाकी सब कुछ कौन देखेगा, प्राइवेट देख सकता है, राइट। रिड्यूस पब्लिक सेक्टर रिजर्व्ड इंडस्ट्री फ्रॉम 17 टू जस्ट 2, रिजर्व्ड वाला जो था वो कितना हो गया, 17 से सिर्फ 2 हो गया, ऑलराइट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 1991 की एलपीजी पॉलिसी। ये इकोनॉमी के तौर से भी इंपॉर्टेंट है, राइट, ओपन इकोनॉमी हमने कर दी थी। उसके बाद हम बात करें इंडस्ट्री के लिए भी, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। अब जो इंडेक्स बनाया जाता है, जिसकी हम बात कर रहे थे, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस नहीं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं। तो जैसे हर 2 महीने 3 महीने पे आता है कि आईआईपी ऑफ दिस मंथ इज डिक्रीज्ड, इज इंक्रीज्ड, ऐसा ऐसा डिटेल आता है, राइट। तो ये आईआईपी किस किस सेक्टर पे बनता है, कौन कौन से सेक्टर बनता है, तो अब तो 8 थे, पहले 8 थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं, 9। ये सारी चीज़ें हम कहाँ कवर करेंगे, करेंट अफेयर में कवर करेंगे, ऑलराइट। तो पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 8 कोर इंडस्ट्री पे बनता है, राइट। कौन करता है, तो ये मंथली डेटा कौन लेता है, कौन, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राइट। ये किसके अंदर है, मॉस्पी के अंदर है, राइट, ये मॉस्पी के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक, हाँ, टू मेजर शॉर्ट टर्म ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये क्या करता है, शॉर्ट टर्म ग्रोथ को मेजर करता है हर 2 महीने 3 महीने पे। बेस ईयर क्या है, 2011-12, ये चेंज हो चुका है, याद रखें। सेक्टर कौन कौन से, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, 3 सेक्टर ये लेता है, कौन कौन से, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, ये इनका रेशियो है। तो कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी है, तो पहली है रिफाइनरी प्रोडक्ट है, रिफाइनरी। फिर दूसरे में इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर, राइट। ये तीनों चीज़ें क्या हैं, ये तीनों चीज़ें किस में आती हैं, जिसपे ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, जिससे क्या मेज़र किया जाता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूज़ किया जाता है, तो कि कितनी इंडस्ट्री हमारी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, ऑलराइट। फिर अब हम आते हैं एमएसएमई सेक्टर, यानी कि माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस और मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये क्या करते हैं हमारी इकॉनमी में, ये तो बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई, ये क्या होगी, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज होगी, छोटी छोटी भी इंडस्ट्रीज हैं, राइट, जिनका रेवेन्यू थोड़ा कम है, लिमिट कम है, टर्नओवर लिमिट कम है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या करते हैं, एमएसएमई कंट्रीब्यूट 30% ऑफ इंडियाज जीडीपी, 30% इंडिया की जीडीपी में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, कौन, एमएसएमई। 45% एक्सपोर्ट में ये मदद करते हैं, एंड जनरेट ओवर 11 करोड़ जॉब, ये 11 करोड़ जॉब को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं,
ठीक है। गवर्नमेंट ने रिवाइज किया कि इनकी डेफिनेशन क्या होगी, ये कौन कौन एमएसएमई के अंदर आएंगे। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन आएगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, राइट। 1 करोड़ से ज़्यादा आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और आपकी जो टर्नओवर है, 1 साल की जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो आप कौन से क्लासिफिकेशन में आते हैं, माइक्रो एंटरप्राइज होते हैं आप, ठीक है। स्मॉल एंटरप्राइज में कि जब आपकी जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होती है और जो टर्नओवर लिमिट होती है वो 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होती है, तो आप किस में आते हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेस में आते हैं। फिर मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसमें आते हैं कितने, अगर 50 करोड़ से ज़्यादा आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया और 250 करोड़ से कम आपका जो टर्नओवर है वो होना चाहिए 1 साल का, तो आप किस में आएंगे, मीडियम एंटरप्राइजेस में आएंगे, ठीक है, ओके। अब ये कमेटी ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इस पे कमेटी बनी थी, राइट। तो ये क्रोनोलॉजी आया था 2019 के पेपर में, तो ये PYQ है। तो पहली कमेटी बनी थी 1955 में, करवे कमेटी। ये क्या करते थे, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी एम्फसाइज रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। कमेटी ने कहा कि काम करिए, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे वर्क करिए, ठीक है। ये विलेज लेवल पे काम कर रहे थे। उसके बाद नायक कमेटी आई 1991 में। ये क्या कर रहे थे, एग्जामिन क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर SSI, ठीक है। ये क्रेडिट अवेलेबिलिटी की बात कर रहे थे, पैसों की बात कर रहे थे, कितना पैसा मिलना चाहिए इंडस्ट्रीज वगैरह को, ठीक है। फिर आबिद हुसैन कमेटी आई 1997 में। ये क्या कहा इन्होंने कि रिकमेंडेड डी रिजर्वेशन ऑफ आइटम्स रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर एंड पॉलिसी रिफॉर्म। इन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें रिजर्व्ड हैं, राइट, स्मॉल स्केल के लिए, उनको क्या करिए आप, डी रिजर्व कर दीजिए, ठीक है, डी रिजर्व कर दीजिए, वो कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे टाटा क्या है, टाटा स्टील भी बनाता है और टाटा नमक भी बनाता है, टाटा मसाले भी बनाता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, डी रिजर्व कर दिया है। फिर SS कोहली कमेटी आती है 2000 में, ठीक है। तो ये PYQ है, ऑलराइट। कुछ की और स्कीम्स हैं, कुछ स्कीम्स हैं किसके, MSME की स्कीम्स हैं, जिसमें कि हेल्पलाइन, उद्यमी हेल्पलाइन है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा लॉन्च किया गया था, टू असिस्ट इंटरप्रेनर्स विथ इंफॉर्मेशन ऑफ गाइडेंस। अगर आपको MSME है, आप अगर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो आप इन पे बात करिए, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है, ओके। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये कौन सी मुद्रा योजना है, ये लोन की योजना है। किसके अंतर्गत ये लागू की गई थी, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लागू किया था अप्रैल 2015 में। इसके अंदर क्या है, इसमें आपको लोन मिलेगा, माइक्रो लोन मिलेगा। तो लोन की जो बात है वो क्या मिलती है कि आपको नॉन फॉर्म मिलेगा, नॉन कॉर्पोरेट माइक्रो लोन अप टू 10 लाख तक आपको क्या मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। लेकिन क्या हुआ, रेज्ड टू ₹20 लाख फॉर तरुण प्लस इन बजट 2024। लेकिन अब क्या होगा, 20 लाख तक ये कर दिया गया। तो 3 कैटेगरी हैं इसमें, शिशु 50,000 तक, किशोर 50,000 से 5 लाख तक किशोर लोन, तरुण लोन 5 लाख से 10 लाख तक। तो तरुण लोन जो है वो अब कितना हो चुका है, ये हो चुका है 20 लाख तक, ऑलराइट। फिर उद्यम पोर्टल क्या है, जीरो कॉस्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल बेस्ड फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन एंड आधार इंटीग्रेशन ऑफ MSME, राइट। MSME में आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है अपना आधार, तो उसके लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया, उद्यम पोर्टल, ऑलराइट। फिर देखते हैं RAMP स्कीम, फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। तो ये क्या करती हैं, ये जो परफॉर्मेंस है उनको चेकआउट करती है। वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट है, यानी कि वर्ल्ड बैंक से मिलके ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ठीक है, किन के लिए, MSME के लिए, ऑलराइट, ओके। अब थोड़ी सी बातें देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव्स की, कि सरकार ने कितने इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे कि जो मैन्युफैक्चरिंग है हमारी वो बढ़ रही है। तो पहला इनिशिएटिव बहुत हम पढ़ रहे हैं, पर बात करते हैं, इस पे न्यूज़ में भी आता है, मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाइए, ऐसा होता है। फिर PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, तो बात करते हैं इनकी। तो जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है वो सन 2022 में लॉन्च हुआ, राइट। ये PYQ है 2022 का, ये लॉन्च हुआ था 2014 में 25 सितंबर को, जब गवर्नमेंट बनी थी तो 2-3 महीने के बाद लॉन्च किया गया, जिसमें कहा था कि जो इंडिया है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, राइट। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का फ़ायदा क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का फ़ायदा, अगर हम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करेंगे तो हम क्या करेंगे, कंज्यूम तो करेंगे ही करेंगे, उससे क्या आएगा, मनी आएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास फॉरेक्स आएगा और जो हमारी इकॉनमी होगी वो बूम करेगी, ठीक है।
तो अगर किसी कंट्री को अगर ग्रोथ करानी है, डेवलपमेंट चाहती है कोई कंट्री, तो वो किस पे फोकस करे? प्रोडक्शन पे फोकस करे, राइट? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस करे। यही काम किसने किया था? यही काम चाइना ने किया था 1970s के आसपास, उन्होंने एलपीजी कर दिया था, राइट? तब से वो किस पे फोकस किए थे? 20 साल 30 साल तक वो किस पे फोकस किए थे? सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किए थे। और उनकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी मैसिव है कि आपको तो पता ही होगा, राइट? कैसे पता चलता है आपको? अगर आप थोड़े से टेक में इन्वॉल्व हैं तो आप टेक्नोलॉजी में देखेंगे कि चाइना compete करता है किसके साथ? यूएस के साथ, राइट? और विद इन द फ्रैक्शन ऑफ मनी, राइट? मतलब कि एक काम जो सामान अमेरिका $50 में बना रहा है, वो चाइना कहता है कि मैं $1 में बना दूंगा, राइट? जैसे मैंने बात की थी एआई की, तो एआई मॉडल्स, राइट? एआई मॉडल्स चाइना के ओपन मॉडल्स हैं, राइट? अब कोई भी यूज़ कर सकता है, और इनको ज़रूरत भी नहीं है कि हम एनवीडिया का चिप ले आएँ। एनवीडिया यूएस की कंपनी, उनके चिप की ज़रूरत नहीं है, उनके जीपीयू की ज़रूरत नहीं है। ये चाइना के मॉडल किसी पे चल सकते हैं। अभी एक मॉडल रिलीज़ हुआ, आपने बहुत, अगर आप थोड़े से एआई से रिलेटेड हैं तो आपको पता होगा, एक OX अल्फ़ा आया था। पता नहीं था किसने मॉडल लॉन्च कर दिया, किसी को नहीं पता किसने मॉडल लॉन्च किया। एक हफ्ते तक ये फ्री रहा, एक हफ्ते तक ये फ्री रहा। और कितना फ्री रहा? तो अगर हम बात करें तो इसमें 23 ट्रिलियन टोकन इस्तेमाल किए गए, राइट? जो एआई है वो टोकन्स पे वर्क करता है, तो इसके 23 ट्रिलियन टोकन इस्तेमाल किए गए एक हफ्ते के अंदर, राइट? फिर बाद में इसकी कंपनी ने कहा कि ये मेरी कंपनी, मैंने बनाया, तो जीफू है। जीफू एक कंपनी है, ZAI करके। ये कौन है? ये चाइना की कंपनी है। और इसने कहा कि ये जो मॉडल है, ये जो OX अल्फ़ा मॉडल है, ये कौन सा मॉडल है? GLM 5.3 फ्लैश, GLM 5.3 फ्लैश, ठीक है, 5.3 फ्लैश। और इसने कहा कि ये जो मॉडल है, ये एकदम प्योरली 100% चाइनीज़ मेड चिप्स पे चल रहा है, राइट? तो 23 ट्रिलियन टोकन इस्तेमाल होना, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा कंप्यूट चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और ऐसा एनर्जी चाहिए उस पर कि वो क्रैश ना करे, लोड भी नहीं पड़ा और बहुत स्मूथली चलता रहा, राइट? तो बहुत ज़्यादा ये है, ठीक है? तो इसकी बात हम कर रहे हैं कि जो चाइना है वो बहुत ज़्यादा किस पे फोकस किया है अपने इकोनॉमी में, मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है? ओके, तो क्या प्रोसेसेस हैं? इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है किसमें? मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो याद रखिए ये 25 दिसंबर 2014। क्यों? क्योंकि क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है, ठीक है? क्या प्रोसेसेस थे? न्यू प्रोसेसेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, डी लाइसेंसिंग एंड डी रेगुलेशन। यानी कि हम व्यापार में सुगमता बनाएंगे, आपको उतनी ज़्यादा धक्का मुक्की क्या, बहुत ज़्यादा आपको दौड़ाएंगे नहीं कि आप ये NOC ले आओ, ये NOC ले आओ, तब हम आपको बिजनेस लगाएंगे, फिर वहाँ बिजनेस लग गया तो फिर कोई हफ्ता वसूली करने आए, ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। हम सिंगल विंडो करेंगे कि आप एक ही जगह पे क्या करें, अच्छे से आप काम कर सकें, ठीक है? आप आसानी से अपना बिजनेस लगा सके। नहीं तो अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करने जाएँ तो पहले, अगर आप फूड बिजनेस लेने जा रहे हैं तो पहले GST करिए, फिर NOC लीजिए, फिर कॉम्प्लेक्स, अगर आपका कॉमर्शियल है तो फिर उसमें कॉमर्शियल मीटर लगवाइए, राइट? कॉमर्शियल मीटर लगवाएंगे तो पाइप का जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कॉमर्शियल मीटर, फिर पानी का कॉमर्शियल मीटर, उसके बाद हम बात करें फायर का NOC, उसके बाद बात हम करें तो फूड लाइसेंस, फूड सेफ्टी से, फूड डिपार्टमेंट से आप ड्रग लेके आएंगे, तो बहुत सारी NOC है, राइट? तो ये सब कह रहे थे कि हम ये काम उतना जटिल नहीं करेंगे। फिर उसके बाद होगा तो आप कम से कम आप कहीं से अप्रूवल लेके आइए, राइट? उस बिल्डिंग का अप्रूवल लेके आइए वहाँ की लोकल अथॉरिटी से, राइट? ये बात करेंगे। डी लाइसेंसिंग, हम लाइसेंसिंग राज इतना नहीं करेंगे, इतना सारे लाइसेंस नहीं करेंगे। तो ये किसका मोटिव था? मेक इन इंडिया प्रोग्राम का एक पिलर था। फिर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, जिसमें करेंगे कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाएंगे, स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हब्स बनाएंगे, राइट? कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी सिटीज़ बनाएंगे जिसमें जो किस पे फोकस करेंगे? टेक्नोलॉजी, ठीक है? न्यू सेक्टर्स ओपन करेंगे, ओपनिंग अप 25 की सेक्टर्स इंक्लूडिंग डिफेंस, रेलवे, कंस्ट्रक्शन टू FDI। इसमें क्या ला सकते हैं हम? अब FDI ले आ सकते हैं, ठीक है? जैसे FDI ले आएंगे तो क्या होगा? FDI ले आएंगे तो FDI मतलब क्या होता है? पैसा आएगा। पैसा इनको अगर मिलेगा तो ये क्या करेंगे? अच्छी ग्रोथ करेंगे, ठीक है? अच्छी ग्रोथ करेंगे तो उनको भी प्रॉफिट मिलेगा, और हमारी जो कैपेसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। न्यू माइंडसेट, नया माइंडसेट होगा। क्या? गवर्नमेंट एज फैसिलिटेटर रेदर देन रेगुलेटर, राइट? इसमें ये था कि हम क्या करेंगे? पर्सपेक्टिव चेंज कर देंगे कि लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट क्या है? रेगुलेट करती है।
लेकिन गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती है। हम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, आपकी जो आप जो करना चाहते हैं उसमें सरकार आपकी मदद कर रही है। ठीक है, ऑलराइट। फिर आती है पीएलआई स्कीम। अगर हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है, सिंपल सी अगर मैं भाषा में बताऊं तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव ये स्कीम थी जिसमें कहा गया कि आप एक प्लांट लगाइए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग लगाइए, कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी आप इंडस्ट्री लगाइए। अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे आपसे, अगर 10,000 आईफोन बनाएंगे, आप 10,000 आईफोन बनाएंगे तो उसमें 2% आपको क्या कर देंगे, इंसेंटिव देंगे, राइट। उसका जो भी वैल्यू होगी उस पर 2% हम आपको देंगे कि ये आपकी प्रॉफिट नहीं, इंसेंटिव है आपका, आपने हमारे यहाँ काम किया, लीजिए। तो क्या होगा, अगर ये आईफोन बनाने वाली कंपनी है, फॉक्सकॉन है, तो ये क्या करेगी, अरे बहुत अच्छी बात है, तो मैं 20,000 आईफोन बनाऊंगा, राइट, 20,000 आईफोन बनाऊंगी, तो ये आईफोन बनेगा तो फिर इस पर 2% मिलेगा। तो ये इससे क्या होगा कि हम इंडस्ट्रीज़ को अपनी तरफ बुला रहे हैं, उनको प्रॉफिट देके, उनको इंसेंटिव देके कि हमारी तरफ आए, ठीक है, जिससे क्या होगी कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगी। ठीक है, ओके। तो 2020 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, क्या, किस लिए, टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए और इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करने के लिए, राइट। अगर हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर ही नहीं होगा तो हम इंपोर्ट तो रहेंगे, इंपोर्ट तो करेंगे ही, राइट। तो इसको क्या करना था, कम करना था। तो कौन सी स्कीम ले आएगी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है। कितने परसेंट तक था ऑफर, 4% to 6%, 4% से 6% तक क्या था कि हम फाइनेंशियल इंसेंटिव इनको प्रोवाइड कराएंगे फैक्ट्रीज को। ऑन इंक्रीमेंटल सेल ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया, इंडिया में जो कोई भी प्रोडक्ट बनेगा उस पर इंक्रीमेंटल सेल होगी, उस पर जो सेल होगी उस पर हम देंगे। कवर्स 40 की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, 14 सेक्टर्स इसमें इंक्लूडेड थे। कौन कौन से, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग था, मेडिकल डिवाइसेस थे, ऑटोमोबाइल्स था, सोलर पीवी प्लांट्स थे, उसके बाद एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज थी, उसके बाद स्पेशलिटी स्टील्स थी, फिर टेक्सटाइल्स पे ये थी। ठीक है, तो ये रही स्कीम, पीएलआई स्कीम और मेक इन इंडिया स्कीम। फिर बात करते हैं अब स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि चीज़ें क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ था, 2016 में शुरू हुआ था। 2016 में किसके द्वारा, DPIIT के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आते हैं। इसमें क्या था कि इनकम टैक्स एग्जेम्पशन फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स आउट ऑफ 10। अगर आपने कोई भी स्टार्टअप किया, ठीक है, आपने मान लीजिए कि स्टार्टअप किया 2015 से लेकर 2025 तक, 10 साल हो गए, तो अगर आप स्टार्टअप इंडिया में इनरोल करते हैं तो अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसमें 10 साल के अंदर आप 3 लगातार साल आप क्या कर सकते हैं, इनकम टैक्स नहीं पे कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट होगा आपका होगा। समझ में आ रहा है, इन 10 साल में, यानी कि आप पहले ले लें 2015 से 18 ले लें या फिर 22 से 25 ले लें, बीच में भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, फंड्स ऑफ फंड 10,000 करोड़ मैनेज बाय CDB। अब इस पे स्टार्टअप इंडिया को कितने फंड दिए गए थे, 10,000 करोड़ के फंड दिए गए थे, जो कौन मैनेज कर रहा था, CDB मैनेज कर रही थी। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया की। स्टैंड अप इंडिया अप्रैल 2016 में शुरू हुआ था, जिसमें कौन था, इसमें यह था डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इनका काम क्या था, फैसिलिटेट बैंक लोन्स बिटवीन 10 लाख to 1 करोड़ टू एटलीस्ट 1 SC/ST एंड 1 वुमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच। यानी कि स्टैंड अप इंडिया से ये था कि हम क्या करेंगे, लोगों को लोन प्रोवाइड कराएंगे, उसमें 10 लाख से 1 करोड़ तक का हम लोन प्रोवाइड कराएंगे, और उसमें एटलीस्ट एक हम सबको प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन कम से कम एक SC/ST होना चाहिए और एक वुमेन होना चाहिए एक ब्रांच से। ठीक है, तो ये स्टैंड अप इंडिया किसकी बात करता है, तो ये लोन की बात करता है। ये कौन देखता है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है, और स्टार्टअप इंडिया कौन देखता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देखता है। ठीक है, ऑलराइट। फिर अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस और डिसइन्वेस्टमेंट की हमने बात की थी। ठीक है, तो पार्ट डी, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, जिसमें सेंटर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस प्ले अ स्ट्रेटेजिक रोल इन हैवी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब देखिए, हैवी इंडस्ट्री की जो डेवलपमेंट है वो कौन देखता है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस देखता है। इसमें कौन कौन सी क्लासिफिकेशन क्या क्या है, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना बहुत आता है। ठीक है, तो ये क्या है, सेंट्रल है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, राइट। इनको प्रॉफिट चाहिए, इनको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, राइट, इंटरप्राइजेस है।
ठीक है। तो जो महारत्ना है, कितनी महारत्ना है, तो 13 CPSE है, ठीक है। मस्ट हैव नवरत्ना स्टेटस, इनके पास क्या होना चाहिए, नवरत्ना का स्टेटस होना चाहिए, तो नवरत्ना पे आएंगे। लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड होना चाहिए। इनका एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। या फिर जो नेटवर्थ है वो कितना होना चाहिए, 15,000 करोड़। या फिर जो टर्नओवर होना चाहिए वो 25,000 करोड़ होना चाहिए 3 साल के लिए, ठीक है। तो वो कंपनी क्या कहलाएंगी, महारत्ना कहलाएगी, ठीक है। बोर्ड कैन इन्वेस्ट अप टू 5,000 करोड़ विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के बोर्ड कोई भी जो मेंबर होते हैं उसमें वो 5,000 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते हैं उस कंपनी में, महारत्ना में, ठीक है। एग्जाम्पल NTPC, ONGC, IOCL, BHEL, गेल, सेल, HPCL, BPCL, PFC, REC और ऑयल, ठीक है। तो ये कौन सी कंपनी है, महारत्ना कंपनी है। फिर आते हैं नवरत्ना कंपनी पे, कितनी है, 20 है। स्कोर ऑफ 60 आउट ऑफ 100 ऑन 6 फाइनेंशियल पैरामीटर्स, बोर्ड कैन इन्वेस्ट अप टू 1,000 करोड़ और 50% ऑफ नेटवर्थ, यानी कि जो बोर्ड है उसमें जो प्रॉफिट होगा उसमें से 1,000 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल कौन कौन सा है, RVNL, BEL, नाल्को, हाल और फिर कॉन्कोर, ठीक है। फिर आती है कौन सी, मिनी रत्ना कंपनी। मिनी रत्ना यानी कि कैटेगरी 1 एंड 2 में, कैटेगरी 1 में आती है प्रॉफिट इन लास्ट 3 ईयर्स एंड प्री टैक्स प्रॉफिट 30 करोड़ से ज़्यादा। दूसरे कैटेगरी में कंटिन्यूस प्रॉफिट फॉर 3 ईयर्स एंड पॉजिटिव नेटवर्थ, इनमें क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए। तो वो कौन सी कंपनी कहलाएगी, वो कंपनी कहलाएगी मिनी रत्ना। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, महारत्ना और नवरत्ना, ठीक है। ये क्या होती है, हैवी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करती है। फिर दीपम की बात करते हैं। तो दीपम हमने बात की थी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, जो क्या मैनेज करता है, CPSE की इक्विटी इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट ये मैनेज करते हैं, ठीक है। न्यू पॉलिसी के तहत बेयर मिनिमम प्रेजेंस ऑफ CPSE इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम, पावर, पेट्रोलियम, कोर बैंकिंग, इंश्योरेंस। नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स विल बी प्राइवेटाइज्ड और क्लोज। जो नॉन स्ट्रेटेजिक है, ये क्या है, स्ट्रेटेजिक है, इनमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो होगा वो गवर्नमेंट करेगी। लेकिन जो और सेक्टर्स हैं जो कि नॉन स्ट्रेटेजिक है, कोई स्ट्रेटजी उनसे कोई देश में वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा वो करते हैं, वो प्राइवेट भी चलाएगा तो काम चल जाएगा, तो वो हम क्या करेंगे, या तो बेच देंगे, या तो बंद कर देंगे, या फिर हम प्राइवेटाइज कर देंगे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कंपनियों को क्या कर दिया है सरकार ने, डिसइन्वेस्ट कर दिया है, या फिर एक में मर्ज करके और किसी को प्राइवेटाइज कर दिया है, ठीक है। ओके, लिस्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं थोड़े से लेबर रिफॉर्म्स। हमने कंपनी चलाई लेकिन लेबर की भी तो बात होनी चाहिए, ठीक है। तो कोडिफिकेशन ऑफ 29 सेंट्रल लॉज इनटू 4 लेबर कोड, 4 लेबर कोड अभी कुछ दिन पहले लागू हुए थे, तो ये सारी चीज़ें हम करंट अफेयर में कवर करने वाले हैं, तो डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी। तो पहला जो लेबर कोड है वो 2019 में आया था, कोड ऑन वेजेस 2019, ठीक। 4 लॉज थे, उसको इसने अमेलगेट किया, यानी कि सारे 4 लॉज इसमें आ गए, 4 लॉज जो थे वो इसमें इंक्लूड हो गए। पहला कौन था, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का, और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 का, और इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976 का, ठीक है। इंट्रोड्यूसेस स्टैट्यूटरी नेशनल फ्लोर वेज। नोट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट वाज नॉट पार्ट ऑफ कोड ऑफ वेजेस, राइट। कोड ऑन वेजेस जो था उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट क्या था, पार्ट नहीं था, ठीक है। तो इतना हमें डिटेल में नहीं जानना है कि इनके फीचर्स क्या क्या थे, ठीक है, इनके फीचर्स क्या क्या थे, इतना हमको डिटेल में नहीं जानना है। और अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो थोड़ी सी बातें, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट है, तो इसमें क्या किसकी बात होगी, मिनिमम वेज की बात होगी कि कम से कम आपको इतना मेहनताना मिलना चाहिए, कम से कम, वो फ्लोर प्राइस है, ठीक है, उसके ऊपर जो भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे हम करके या तो उसको एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर दूसरा एक्ट है, दूसरा लेबर कोड है कौन सा, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 का, जिसमें क्या था, इसके अंदर कौन कौन से ट्रेड आ गए, तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 का, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 का, इसमें क्या हो गए, इंक्लूड कर दिए गए किस लेबर कोड में, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में, ठीक है। रेस थ्रेशोल्ड ऑफ प्रायर गवर्नमेंट परमिशन टू क्लोजर ले ऑफ फ्रॉम 100 टू 300 वर्कर्स। पहले क्या था कि अगर 100 वर्कर को आपको निकालना है तो गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में जिसमें 100 जो लेबर हैं, जो भी
ले ऑफ करना है, आपको किसी को निकालना है, तो अगर 100 से ज़्यादा लोगों को निकाल रहे हैं ना, तो आपको गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब क्या हो गया, 2020 में ये चेंज करके क्या कर दिया गया कि 300 लेबर तक आप निकाल सकते हैं। 300 के बाद आपको निकालना है तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, इसमें क्या 9 लॉ इंक्लूड हुए थे, कैसे, ईपीएफ का, ईएसआई का, मैटरनिटी बेनिफिट का, ग्रेचुइटी का, एक्सटेंडेड सोशल सिक्योरिटी टू गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। इसमें किसकी बात हो रही है, गिग वर्कर्स, जैसे जोमेटो, स्विगी जो भी डिलीवरी करते हैं उनकी बात की गई थी, ये गिग वर्कर्स की, ठीक है। फिर ओएसएच एंड वर्किंग कंडीशन कोड, जिसमें बात 13 लॉ इंक्लूड कर दिए गए, कौन कौन से, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेटिंग एक्ट 1970 का। तो ये इतना डिटेल में नहीं जानना है कि 13 लॉ कौन कौन से थे, ऐसे पूछने भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कुछ रहे लेबर कोड, और ये हमारे लेबर कोड थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और ओएसएच एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 का। तो 2020, 2020, 2020 और 2019, ठीक है। ऑलराइट, अब देखते हैं फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये PYQ आता है, ये हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लेता है कि जो फीमेल लेबर हैं कि कितना पार्टिसिपेशन रेट, यानी कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी कि फीमेल कितना पार्टिसिपेट कर रही हैं लेबर फोर्स में, ठीक है। तो इंडियाज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हिस्टोरिकली शो अ डिक्लाइन ट्रेंड डिस्पाइट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये कह रहा है कि जो फीमेल लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन है वो बहुत सालों से वो कम अब दिखाई दे रहा है, कि इकॉनमी तो ग्रो हो रही है, इकॉनमी एक तरह से बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है, लेकिन जो फीमेल की इन्वॉल्वमेंट है किसमें, लेबर फोर्स में, वो कम हो रही है। क्यों? इनकम इफेक्ट, राइजिंग हाउसहोल्ड इनकम्स लेड वुमेन विदड्रॉइंग फ्रॉम डिस्ट्रेस एंड मैनुअल वर्क। अगर शादी होगी, घर में अच्छा पैसा आ रहा है, तो लोग कहते हैं कि तुम नौकरी छोड़ दो, तुम्हें क्या ज़रूरी है, घर में तो पैसा बहुत है। दूसरा, एजुकेशन इफेक्ट, ये सोसाइटी में हम पढ़ते हैं, इंडियन सोसाइटी में एजुकेशन इफेक्ट, जितना ज़्यादा हम जो वुमेन हैं वो किसकी तरफ जाएंगी, एजुकेशन की तरफ पे जाएंगी, तो एजुकेशन पे तरफ पे जाएंगी तो यहाँ से जो लेबर फोर्स है वो तो कम होगा ही होगा, ठीक है। लैक ऑफ सुटेबल फॉर्मल सेक्टर जॉब्स एंड डोमेस्टिक केयर बर्डन। अब वुमेन पे क्या होता है, डबल बर्डन होता है, एक तो काम का भी बर्डन और डोमेस्टिक केयर का भी बर्डन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से भी कोई फॉर्मल काम नहीं मिल पाता है, कि जैसे हम 6 बजे छुट्टी मिल गई, 4 बजे छुट्टी मिल गई, फिर मैं जाकर घर पे होम कोर्स छोड़ूंगी, यानी कि घर के काम करूँगी, ठीक है, ये भी नहीं हो पाता है। तो इस वजह से भी क्या होती है, फीमेल जो होती है वो काम छोड़ देती है, ठीक है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हैज़ इंप्रूव्ड इन रिसेंट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विस। PLFS ने कहा है कि अब थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन उतनी इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, ठीक है। ई श्रम पोर्टल देखते हैं। ई श्रम पोर्टल कब लॉन्च हुआ था, अगस्त 2021 में। इज ए कॉम्प्रहेंसिव नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ई श्रम पोर्टल किसका डेटा रखता है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का। रजिस्टर्ड वर्कर्स रिसीव्ड ए 12 डिजिट UAN नंबर कार्ड, राइट। अगर आप इस पे इस श्रम पे रजिस्टर कर देते हैं तो आपको ये डिजिट का नंबर मिलेगा, ठीक है, एक कार्ड मिलेगा, और इससे क्या होता है कि थोड़ा सा आपको पता लग जाता है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी रही इंडस्ट्रीज़ की बातें। अब इस पे PYQ देखते हैं कि इस टॉपिक से कितने PYQ आए हैं, ठीक है। तो हेल्पलाइन उद्यमी इज मेंट फॉर, हेल्पलाइन उद्यमी किसके लिए था, लार्ज कैपिटल, फीमेल, फार्मर, नहीं, ये किसके लिए था, MSME के लिए था। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, MSME का फुल फॉर्म भी कहीं कहीं पूछता है, मैं सच बता रहा हूँ, क्वेश्चंस मैंने देखे, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, दोहराइए साथ साथ, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ठीक है, ओके। अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज फॉर्म्ड ऑन स्मॉल स्केल सेक्टर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है, तो पहले जो कमेटी आई थी वो आई थी कर्वे कमेटी 1955 में, फिर नायक कमेटी 1991 में, आबिद हुसैन कमेटी आई थी 1997 में, और SS कोहली कमेटी आई थी 2000 में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर रिलेटेड एक्ट्स हैव बीन अमलगमेटेड इनटू कोड इन वेजेज एक्ट। किसमें, कोड इन वेजेज एक्ट में जाके अमलगेट हो गई हैं, यानी कि मिक्स हो गई हैं। मिनिमम वेज एक्ट ये हुआ है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट ये हुआ है, इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट ये हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर इसमें ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1, 3 एंड 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेक इन इंडिया प्रोग्राम। मेक इन इंडिया प्रोग्राम का कौन सा सही है, तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 2014 में, तो ये बात सही है।
इट एम्स एट इंकरेजिंग कंपनीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडियाज एंड फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट। तो ये भी बात सही है, राइट, कि जो कंपनीज है उनको क्या करना है, वो उनको इनकरेज करना है, राइट, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया में और इन्वेस्टमेंट में फैसिलिटेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। मुद्रा योजना, लोन की बात हो रही है तो कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखेगी। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देख रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉलिंग शार्पली इन रिसेंट ईयर्स फॉर फीमेल इन इंडिया। फीमेल इन जो फीमेल्स हैं उनका पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट घट रहा है। ठीक है, क्यों घट रहा है, रीजन देखते हैं। द डिक्लाइन इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज रेट ड्यू टू इम्प्रूव फैमिली इनकम एंड इंक्रीज इन एजुकेशन। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने देखा। तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये रहा आज का लेक्चर एंड ये कुछ क्या है, इसमें कुछ फ्लैश फैक्ट्स हैं जिसमें आप अगर आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें ऊपर से जो भी हमने ऊपर पढ़ा है उसी से ये लिया गया है। एंड ये जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ यहाँ पे अपलोडेड है, टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोडेड है। और हम क्या कर रहे हैं, आपका इकोनॉमी सेक्शन खत्म हो गया, 2-3 दिन आपको क्या करना है, रिवाइज करना है टिल 31। जो भी आपके बैकलॉग हैं वो कंप्लीट करिए, जो मेरे बैकलॉग है मैं आपको इकोनॉमी के लेक्चर फॉर्मेट में दे दूंगा। ठीक है, पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं अदर सब्जेक्ट्स जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर उसकी सेपरेट लिस्ट भी बनी हुई है, एनवायरनमेंट, फिर साइंस, ये सब आप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ PYQ देखना है तो PYQ एनालिसिस करके एक वीडियो है, प्लेलिस्ट है जिसमें पूरे सब्जेक्ट की PYQ कराई है विथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, अब नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ी सी बातें कर देते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे GDP, नेशनल इनकम और इन्फ्लेशन, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस तो आते हैं इससे, लेकिन जो मोस्ट क्वेश्चंस आते हैं जो आज आपका टारगेट था डे 13 का HRD से, पॉवर्टी, एजुकेशन और हेल्थ एंड SDG, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय, टेक केयर।